चलिए अब बात करते हैं बाकी की जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज कराई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आती है इंडिविजुअली। और ये जो प्रॉपर्टीज में करा रहा हूं ये सीधे सीधे जब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज या फीचर्स ऑफ कंपनी, तो ये सारी आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। देखिए स्यू का मतलब है केस फाइल करना किसी के खिलाफ, और स्यूड का मतलब है आपके खिलाफ कोई केस फाइल कर रहा है। तो यहाँ क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये सूट फाइल कर सकती है कोर्ट में किसी भी पर्सन के खिलाफ, और इसी तरह से कोई दूसरा पर्सन है वो भी कंपनी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। इसमें यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि कंपनी और मेंबर्स क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए कंपनी अपने मेंबर्स के खिलाफ भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ये कहते हैं कि कंपनी इवन डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकती है, लिबल, स्लैंडर या डिफेमेटरी मटेरियल। ये तीनों एक चीजें हैं, मान के चलिए इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है एग्जाम में। यानी कंपनी की अगर कोई बदनामी करता है, ठीक है, कंपनी के बारे में कुछ बुरा प्रचार करता है, तो ऐसे में कंपनी के पास राइट है कि वो एक्शन ले सकती है उन पर्सन के खिलाफ जो कंपनी का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो इसमें जो केसेस हुए हैं वो केस लॉ आपको एग्जाम में कोट करना जरूरी है। तो यहां पर देखिए एक फ्लोटिंग सर्विसेज लिमिटेड, ये केस लॉ आपको नोट करना है। ठीक है, एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप कुछ केसेस भी साथ में कोट करते हैं पूरे, अगर आपको चाहिए मार्क्स तो। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद एक केस हुआ था, देखिए वीडियो कैसेट को लेके। ठीक है, इसमें कुछ वर्कर्स थे, वर्कर ट्रेड यूनियन के जो भी वर्कर्स थे, और उनका जो स्ट्रगल चल रहा था मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके साथ उनका कुछ चल रहा था, अनबन चल रही थी, और वो जो स्ट्रगल चल रहा था उसको उन्होंने वीडियो शूट किया था, और वीडियो शूट करके उन्होंने सबको बताया था। तो यहाँ पे हालांकि ये केस में कंपनी ने कोशिश की थी कोर्ट में जाके कि ये जो कैसेट्स का पब्लिश कर रहे हैं कैसेट्स, इसके ऊपर बैन लगा दे कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने ये बैन लगाने से मना कर दिया था। ठीक है, ये टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का केस था। यानी कंपनी के पास राइट तो है डिफेमेटरी मैटर्स अगर कोई पब्लिश करता है उसके खिलाफ एक्शन लेने का, पर यहां पर कोर्ट को इन वीडियो केसेस में कुछ भी ऐसा डिफेमेटरी मैटर नहीं मिला था, क्योंकि जो भी हकीकत थी, झूठा झूठा कुछ भी प्रचार नहीं था, जो हकीकत थी वो बता रहे थे, इसलिए स्टे लगाने से कोर्ट ने मना कर दिया था। तो ये केस जो है ये आप कोट कर सकते हैं, इसके मार्क्स मिलेंगे। टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का ये केस था। ठीक है, इसके अलावा जो एक और केस है ललित सूरजमल कनोडिया का, इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऑफिसर ने कोई बुरा बर्ताव किया है, ठीक है ना, कोई कंटेम्प्ट किया है, अपमान किया है किसी का, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं रहेगी। ठीक है, सूरजमल कनोडिया, ललित सूरजमल कनोडिया का केस है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा कि ऑफिसर ने अगर कोई कंटेम्प्ट किया है, किसी का अपमान किया है, तो वो इंडिविजुअली वो लायबल रहेगा, लेकिन उसके लिए कंपनी लायबल नहीं रहेगी। अब एक और प्रॉपर्टी है, फीचर है कंपनी का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। जैसे कि हमने देखा था कंपनी सेपरेट पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, तो बेशक करे वो कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन कौन करा सकता है? कंपनी खुद ही करा सकती है। यानी यहां पर इसके जो मेंबर्स हैं ये एनफोर्स नहीं करा सकते ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही है या काम नहीं कर रही है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी ही राइट पर्सन है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। मेंबर्स ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि मेंबर और कंपनी अलग है। इसी तरह से अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी पार्टी के साथ और कंपनी का कुछ देना है उस पार्टी को और कंपनी नहीं दे रही है, तो ये पर्सन भी मेंबर्स के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। इनको किनके खिलाफ सूट फाइल करना पड़ेगा? उस कंपनी के खिलाफ जो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर रही है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। इसी तरह से अगर कोई टॉर्ट होता है, टॉर्ट यानी सिविल रॉन्ग होता है जिसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है, तो ऐसा कोई काम अगर कंपनी ने किया हो या फिर किसी थर्ड पार्टी ने कंपनी के अगेंस्ट किया हो, दोनों ही केसेस में मेंबर का उससे कोई लेना देना नहीं। मेंबर उस टॉर्ट के लिए किसी थर्ड पार्टी को सूट फाइल नहीं कर सकता। इसी तरह से थर्ड पार्टी, कंपनी ने अगर कोई टॉर्ट किया है तो मेंबर के खिलाफ सूट फाइल
नहीं कर सकती। अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, कंपनी अपना निपटेगी। अब इसके बाद ये वाला जो केस हुआ था, यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, कंपनी का एक डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है और बतौर डायरेक्टर उसकी कोई ड्यूटीज थी, वो ड्यूटीज उसने डिस्चार्ज नहीं की है और इसकी वजह से इसको पूरी जानकारी नहीं मिली इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और इसने ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर के साथ कर लिया उसके खुद के नाम पे। यानी यहां पर कंपनी नहीं है, वो तो सोच रहा है कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्टर ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उस थर्ड पार्टी से कुछ चीजें छुपा के। तो ऐसे में कंपनी को दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर डायरेक्टर ने किया है उसके खुद के नाम पे तो थर्ड पार्टी कंपनी को दोषी नहीं ठहरा सकती, कंपनी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकती। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको एग्जाम में कोट करना है जब कभी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की बात आएगी। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्शन। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन का यहां पर ये कहना है कि देखिए, एक पर्सन है, उसको जो बिजनेस करना है वो कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है, आप जो चाहे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी केवल वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में कंपनी क्या क्या कर सकती है उसके ऑब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं और कंपनी उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी है और उसकी ऑब्जेक्ट क्लॉज में उन्होंने लिखा है कि क्लोथ बाइंग कर सकती है, क्लोथ बाय और सेल कर सकती है, या फिर क्लोथ को मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, यानी कपड़ा बना सकती है, कपड़ा खरीद सकती है, कपड़ा बेच सकती है। तो अगर ये कंपनी किसी पर्सन के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कपड़ा बनाने से या बेचने से रिलेटेड है या सेल करने से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, क्योंकि मेमोरेंडम में वो लिखे गए हैं ऑब्जेक्ट के बतौर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कंपनी चाहे कि नहीं, अभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, अगर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी के साथ करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, नल एंड वॉइड। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इनका ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक्टिविटी मेमोरेंडम में नहीं लिखी है। इसके बाहर अगर कुछ भी इस तरह का काम अगर वो कंपनी करती है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी कंपनी अपने जो मेमोरेंडम में जो लिखा है वही कर सकती है, उसी का लीगल इफेक्ट होगा। उसके बाहर जाके अगर कोई काम करती है जो मेमोरेंडम में नहीं है तो उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। इसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्शन। इसके बाद एक सेपरेट मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी है, फीचर है कंपनी का। देखिए, कंपनी में जो भी मेंबर पैसा लगाते हैं वो पैसा लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और उनको डिविडेंड मिलता है, रिटर्न की फॉर्म में डिविडेंड मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट में से उनको डिविडेंड मिलता है। बस इतना ही करना है मेंबर्स को, और कुछ मीटिंग्स रहती हैं वो अटेंड करते हैं। जो मैनेजमेंट है कंपनी का, पूरा मैनेजमेंट ये किसके जिम्मे रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, यानी जो मेंबर्स रहते हैं उनके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं रहता मैनेजमेंट का, वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं और एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स जो रहते हैं उस कंपनी के वो देखते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, कंपनी का एक फीचर है कि सेपरेट मैनेजमेंट, यानी आप माना कि ओनर हैं लेकिन आपको मैनेजमेंट देखने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट के लिए अलग से बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ एम्प्लॉइज, वो मैनेजमेंट पूरा देखते हैं कंपनी का। अब बात करते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जरा ध्यान से देखना। देखिए, अगर आपको समाज सेवा करनी है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना है आपको, ठीक है, तो ऐसे में आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी किसके लिए फॉर्म होती है? इट इज फॉर प्रॉफिट। तो कंपनी इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर प्रॉफिट। और ये किस तरह की एसोसिएशन है? वॉलंटरी, यानी जो मेंबर्स कंपनी बनाने के लिए सामने आ रहे हैं, ये चाहते कि हम मिलके कंपनी बनाएं, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये वॉलंटरी है। ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, वॉलंटरी एसोसिएशन प्रॉफिट। वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छा से ये आ रहे हैं, कंपनी फॉर्म हो रही है
और ये जो कंपनी फॉर्म हो रही है प्रॉफिट के लिए हो रही है, जो भी प्रॉफिट आएगा वो शेयर होल्डर्स में बतौर डिविडेंड बांटा जा सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। लेकिन अब आप बोलेंगे सर जिनको समाज सेवा करनी है क्या वो कंपनी फॉर्म ही नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 जो है ये एक एक्सेप्शन देता है, ये एक अपवाद है। सेक्शन 8 में कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए कंपनी फॉर्म की जा सकती है। यानी यहां पर जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बोल सकते हैं आप, ऐसी अगर आपकी एसोसिएशन बनाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनी तो वो सेक्शन 8 के तहत बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी का एंड कब होगा, कंपनी खत्म कैसे होगी। तो देखिए यहां पर जो नेचुरल डेथ होती है पर्सन की, ह्यूमंस की, उस तरह की तो डेथ नहीं होगी कंपनी की, चाहे उसके सारे शेयर होल्डर भी मारे जाएं, जैसे कि हमने पहले भी केस देखा था, इवन हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट किल द कंपनी। तो यहां पर फिर अंत कैसे होगा, तो ये कहते हैं कि अंत जो होता है उसका एज पर लॉ होता है, यानी वाइंडिंग अप जिसे बोला जाता है। एज पर वाइंडिंग अप, वो एज पर लॉ वाइंडिंग अप के जरिए कंपनी को क्लोज किया जा सकता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस को खत्म किया जा सकता है। अब ये क्यों करेंगे, कंपनी डिफिकल्टीज में है या फिर ऐसा कुछ भी प्रोविजन था कि बस अभी हमको कंपनी बंद करनी है, वो चाहते हैं तो वो वाइंडिंग अप के लिए जा सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है सर वाइंडिंग अप के अलावा, देखिए वाइंडिंग अप के अलावा रीऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन है और अमलगमेशन है। कंपनी को खत्म करने की बजाय आप क्या करो, कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर दो। ठीक है, ये कंपनी ये ए ये बी कंपनी में मर्ज हो गई, या फिर दोनों ने मिलकर एक और नई कंपनी फॉर्म कर। तो ये सारी चीजें हम फाइनल में देखेंगे, अभी तो जस्ट आपको ये देखना है कि टर्मिनेशन कैसे होगा, खत्म कैसे होगी कंपनी, वाइंडिंग अप एज पर लॉ वो होता है तो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसका आप नोट बना लीजिएगा और फटाफट एग्जाम में आपको जब भी आती है तो फटाफट लिखना है। ठीक है,